हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के लिए दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर। तो पहला प्रश्न है इसका, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो सबसे पहली बात, कांजी हाउस क्या होता है। कांजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ पर दूसरों की फसल का नुकसान करने वाले पशुओं को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। जो पशु दूसरों के खेतों में घुस जाते हैं और वहाँ की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन पशुओं को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। यह एक प्रकार की पशुओं की जेल होती है। इसे मवेशी खाना या बाड़ा भी कहा जाता है। कांजी हाउस के प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है, प्रबंधक जो वहाँ का पूरा प्रबंध देखता है, मैनेजमेंट देखता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उन पशुओं को सुरक्षित रखे। पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता चल सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया या कोई पशु मर तो नहीं गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ कैसी थी, सौतेली थी, जिसका व्यवहार उस बच्ची के प्रति अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ तो क्या थी, बचपन में ही मर गई थी। और जो उसके पिता दूसरी माँ को लेकर आए, वह माँ सौतेली थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, बात बात पर उसे मारती थी। और इधर गया भी बैलों को बात बात पर मारता था और अत्याचार भी करता था। छोटी बच्ची अपनी ही तरह बैलों के दर्द को भी महसूस कर सकती थी, क्योंकि छोटी बच्ची खुद भी दुखी थी और उसने देखा कि दोनों बैल भी बड़े दुखी हैं, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो वे उनके दर्द को महसूस कर सकती थी। उसे अपनी और बैलों की दोनों की स्थिति एक जैसी लगने लगी, इसलिए छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्यार उमड़ आया। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य जो मोरल बातें होती हैं, नैतिक बातें होती हैं, जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें, ऐसे कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो पहला है, अत्यधिक सरलता और सहनशीलता के भाव दोष कहलाते हैं, कि आज के ज़माने में बहुत अधिक सरल होना और सहनशील होना, यह भी एक हमारी बहुत बड़ी कमी मानी जाती है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सरल और भोला भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज़ादी प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको आज़ाद होना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आज़ादी प्राप्त होगी। जैसे हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे देश के लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, बहुत सी जानें भी गई और तभी जाकर हम आज़ाद हुए। तो आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा है, अन्याय व अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपके साथ अन्याय होता है या आप पर कोई अत्याचार करता है तो उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, सरेंडर नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उन अत्याचारों का और उस अन्याय का आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए और आपको जब तक न्याय ना मिले तब तक मुकाबला करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। जो पशु होते हैं उनके प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए, उन्हें
मारना पीटना नहीं चाहिए, उन्हें भूखा प्यासा नहीं रखना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट है भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। और 6वां पॉइंट है निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, कि जिसके हाथ में अगर हथियार नहीं है तो हम उस पर वार ना करें। अगर दूसरा शत्रु हथियार लेकर खड़ा है तभी उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, अगर निहत्थे पर वार करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे कि हम कायर हैं, तो ऐसे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। 7वां पॉइंट है औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे औरतों के साथ मारपीट होती है तो उसका आपको विरोध करना चाहिए। अगर आप अपने घर में आस पड़ोस में भी किसी औरत पर, किसी महिला पर अत्याचार होते देखते हैं तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। और समाज को भी यह शिक्षा देनी चाहिए, संदेश देना चाहिए कि औरत पर अत्याचार ना करके उसका सम्मान करना चाहिए। तो चौथा प्रश्न है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। जैसे कि रूढ़ अर्थ कौन सा था, मूर्ख। जैसे कोई बेवकूफ़ होता है, कोई बेवकूफ़ी भरा काम करता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, गधा कह देते हैं। तो उस अर्थ का प्रयोग ना कर मुंशी प्रेमचंद ने एक नए अर्थ का प्रयोग किया है। तो वो क्या है, प्रेमचंद ने गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि सरलता एवं सहनशीलता के नए अर्थ में सद्गुणों की ओर संकेत किया है। यह बताया कि वह मूर्ख नहीं है बल्कि ये तो उसके अच्छे गुण हैं। इन सद्गुणों के आधार पर गधों को ऋषि मुनियों की श्रेणी में उन्होंने रखा है। जैसे ऋषि मुनि होते हैं सीधे साधे सरल, उस श्रेणी में उन्होंने गधे को रखा है। प्रेमचंद के अनुसार सद्गुणों का इतना अनादर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा कि इतना सद्गुणी प्राणी है लेकिन उसका कितना अपमान किया जाता है। लेखक ने कहानी में सीधेपन की दुर्दशा को दिखाया है, मूर्खता को नहीं दिखाया कि सीधेपन की कितनी दुर्दशा होती है, कितनी बुरी हालत होती है, हर व्यक्ति उसका अपमान कर देता है। अतः ऋषि मुनियों के गुणों को धारण करने वाला प्राणी मूर्ख नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिस प्राणी में ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं वह प्राणी मूर्ख नहीं हो सकता बल्कि अतिशय सद्गुणों से युक्त है, बहुत अधिक सद्गुणों से युक्त है और जिसकी कद्र नहीं की जाती है। 5वां प्रश्न है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा मोती में गहरी दोस्ती का निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है। पहला, समर्पण का भाव। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था। जब उन्हें खेत में जोता जाता तो दोनों की कोशिश रहती कि गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा भार वो स्वयं के कंधे पर रखें। हीरा सोचता कि ज़्यादा वजन मेरे कंधे पर आए, मोती ये सोचता कि मेरे कंधे पर आए और दूसरे साथी पर अधिक भार ना पड़े। तो ये तो था समर्पण का भाव। फिर आया मित्र पर पड़े डंडे की प्रतिक्रिया। जब गया हीरा की नाक पर डंडा मारता है तो मोती तिलमिला उठता है और उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं जाता है और वो उसकी भी प्रतिक्रिया रहती है और वो भी काम नहीं करता। आगे है विपत्ति में साथ ना छोड़ना। मित्र वही होता है जो संकट में भी आपके साथ रहता है। मित्र वह नहीं होता कि आपको संकट में देखा, विपत्ति में देखा और आपका साथ छोड़कर
चला गया। लेकिन हीरा मोती को देखकर क्या पता चलता है कि दोनों सच्चे मित्र थे। मटर के खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। दोनों अड़े रहे। जब एक को पकड़ लिया तो दूसरा भी वहाँ से गया नहीं, बल्कि दोनों ही साथ साथ रहे। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष प्रधान समाज, हमारा जो समाज है उसकी बनावट कैसी है? पुरुष प्रधान, जहाँ पर पुरुष ही प्रधान होता है, हर जगह पुरुष की ही चलती है, उसी की बात मानी जाती है। अगर घर में भी कोई फैसला लिया जाता है तो वो पुरुषों से ही पूछकर लिया जाता है। तो पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति की ओर संकेत किया है। स्त्रियों के साथ क्या होता है? दुर्व्यवहार किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है। पुरुष वर्ग शारीरिक यातनाएं देने से भी पीछे नहीं हटता, उन पर मारपीट भी करता है। उन्हें शारीरिक यातना मतलब शरीर को कष्ट पहुंचाना, इस तरह की यातनाएं देता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। अतः सभ्य गुणों के प्रतीक किसके? दोनों के जो गुण थे वो कैसे थे? सभ्य थे, अच्छे थे, पढ़े लिखे जैसे लोगों में होते हैं, इस तरह के अच्छे संस्कार थे। तो उनके प्रतीक थे हीरा मोती। उनके माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को स्मरण कराया है, याद दिलाया है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। एक समाज कैसा हो? सभ्य समाज हो, जहाँ पर नारी का सम्मान हो और नैतिक मानवीय मूल्यों की, जो मानवीय मूल्य हैं, ये नहीं कि हम हैं इंसान लेकिन हम बात कैसी करें? जानवरों जैसी बात करें। तो नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। सातवां प्रश्न है, कृषक समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी दो बैलों की कथा में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो प्रस्तुत कहानी में भैरों की लड़की का व्यवहार कैसा है? हमदर्दीपूर्ण और संवेदनशील है। जो कृषक समाज होता है उनका पशुओं से बड़ा प्यार भरा संबंध होता है, वे बड़ा स्नेह करते हैं अपने पशुओं से। तो यहाँ भैरों की लड़की का व्यवहार भी कैसा था? हमदर्दी भरा था और संवेदनशील। इससे किसानों की संवेदनशीलता का पता चलता है। इधर झूरी भी बैलों को सुंदर सुंदर नाम देता है, हीरा और मोती, और उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करता है, एक बेटे जैसा, पुत्र जैसा व्यवहार करता है, जैसे वो उन्हीं के बच्चे हों। यही कारण है कि दोनों बैल अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए गया के असंवेदनशील व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो हीरा और मोती थे वो भी झूरी काची को बहुत प्रेम करते थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे उसको छोड़कर। और जब गया का व्यवहार भी बहुत उनके साथ बुरा था तो उस व्यवहार को भी वो स्वीकार नहीं कर पाते। उसके विरुद्ध वो विद्रोह भी कर देते हैं और अनेक कष्ट झेलते हुए वो वापस अपने मालिक, कौन? झूरी काची उसके पास लौट आते हैं, जिसे देखकर झूरी काची भी बड़ा प्रसन्न होता है। और उसकी पत्नी, जो एक बार उन बैलों से नाराज़ भी हो गई थी जब वो उसके भाई के घर से भाग आए थे, लेकिन अब झूरी, उसकी पत्नी भी उन्हें बड़े आदर के साथ अपना लेती है। 8वां प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है, वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है। हीरा
नर्म स्वभाव का है। जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा था तब भी हमारे देश में 2 दल थे, एक गर्म दल था, एक नरम दल था। तो उसी के प्रतीक भी यहाँ है। हीरा नरम दल का प्रतीक है और मोती गर्म दल का प्रतीक है। कांजी हाउस में पशुओं पर दया करके हीरा द्वारा दीवार तोड़ने के काम में साथ देता है। जब हीरा दीवार तोड़ रहा था तो मोती भी उसकी मदद करता है। हीरा को रस्सियों के बंधन स्वीकार करने के संदर्भ में मोती कहता है कि मुझे ऐसे बंधन स्वीकार नहीं है। कम से कम मेरे बंधने से 9-10 जानवरों की जान तो बच गई, क्योंकि जब उन्होंने दीवार तोड़ दी थी तो बाकी जानवरों को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था, भगा दिया था। अब वे सब आशीर्वाद तो देंगे। इस कथन से मोती का साहस, उसकी दयालुता, उग्रता और बलिदान की विशेषता का पता चलता है। तो 9वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। उसका क भाग है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किसमें? हीरा और मोती में। एक ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य के अंदर भी नहीं है। तो प्रस्तुत कहानी में हीरा मोती मूक जानवर होकर भी एक दूसरे के मन के भावों को भली भांति समझ लेते हैं। जानवर हैं, वो बोल भी नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के मन के भावों को, मन के विचारों को वो आपस में बहुत अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। जबकि दूसरी ओर मनुष्य को वाक शक्ति बोलने की शक्ति, मनुष्य बोल सकता है जबकि पशु बोल नहीं सकते। वो बोल सकते हैं फिर भी वह एक दूसरे के मनोभावों को समझने में असमर्थ होते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए कह सकते हैं कि जानवरों के पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति है जिससे मनुष्य जैसा प्राणी भी, जिसका हर चीज़ पर अधिकार है, वह भी वंचित है। अब इसी प्रश्न का ख भाग है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कौन सी रोटी? जो भैरों की लड़की देती थी। वो रोटी लाती थी और उन दोनों बैलों को खिला देती थी। तो क्या इतने बड़े प्राणियों की भूख उससे शांत होती थी? नहीं, लेकिन वो प्रेम से दी जाती थी, स्नेह के साथ खिलाई जाती थी, इसलिए दोनों को भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया की निष्ठुरता और अपमानपूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध थे। गया उन्हें मारता पीटता था, उनका अपमान करता था, उन्हें सूखा चारा देता था। तो इस प्रकार के व्यवहार से वो दोनों नाराज़ थे। इसलिए गया द्वारा दिया जाने वाला सूखा भूसा उन्हें स्वीकार नहीं था। अगर वो प्रेम के साथ खिलाया जाता, स्नेह के साथ सूखा भूसा उन्हें खिलाया जाता तो वो उसे अवश्य खाते, लेकिन वो अपमान से उन्हें सूखा भूसा दे रहा था जो उन्हें स्वीकार नहीं था। जब दोनों बैल भूखे थे उसी समय उसके घर में रहने वाली छोटी लड़की 2 रोटियां दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटी, पर स्नेह रूपी भूख को भोजन मिल गया और उनका मन संतुष्ट हो गया। और ऐसा ही होता है, अगर कोई हमें अपमान के साथ, अगर कोई हमें चाहे बहुत अच्छा पकवान खिला दे तो वो हम नहीं खा सकते, लेकिन अगर प्यार के साथ सूखी रोटी भी खिलाई जाए तो वह सभी को अच्छी लगती है। प्रश्न है 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको एक जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन है, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, तो ये तो गलत है। दूसरा है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, कि वो गरीब था इसलिए खली नहीं खरीद सकता था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और चौथा है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो तीसरा ऑप्शन ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, ये इसका सही जवाब है। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत 11वां प्रश्न है,
हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। अब हीरा और मोती इन दोनों ने क्या किया था? उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हमें डटकर खड़े रहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। मेरे विचार से अगर वे प्रतिक्रिया ना करते, अगर वो उस पर रिएक्ट ना करते, चुपचाप सहते जाते, तो गया उनका और अधिक शोषण कर सकता था, काम भी जम कर लेता और शारीरिक प्रताड़ना भी होती। शारीरिक प्रताड़ना से अर्थ उनकी पिटाई भी हो सकती थी और उपयुक्त भोजन भी ना मिलता, भोजन भी उन्हें अच्छे वाला नहीं मिलता। उन्हें गया की गुलामी भी सहनी पड़ती। अगर उन्होंने प्रारंभ में ही विरोध कर दिया और अपने मालिक को सावधान कर दिया, तो उसे उनका शोषण बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया था। क्योंकि कोई भी अगर आपको पर अन्याय करता है तो और हम उसका पहली बार में भी या शुरुआत में ही उसका विरोध कर देते हैं, तो उनका ज़्यादा शोषण नहीं होता। अंत में इसी प्रयास ने उन्हें शोषण से मुक्ति भी दिलाई। 12वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? जी हाँ, प्रस्तुत कहानी के सभी पात्र आज़ादी की लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हीरा मोती है, वो क्या है? क्रांतिकारी हैं। और कांजी हाउस क्या है? जेल का प्रतीक है, जहाँ पर क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को बंद करके रखा जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। दोनों बैल क्रांतिकारी और संवेदनशील भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, और भावुक भारतीय सीधे साधे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें अपने देश से बहुत प्रेम है। जैसे हीरा मोती को झूरी के घर से बहुत प्रेम है, उसी प्रकार से भारतवासियों को अपने देश भारत से बहुत प्रेम है। और गया ब्रिटिश शासक का प्रतीक है। जैसे ब्रिटिश शासक भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, उसी प्रकार से गया हीरा और मोती पर अत्याचार कर रहा है। हीरा और मोती बैल हैं और उन पर होने वाले अत्याचार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले दमन के प्रतीक हैं। जैसे उन्हें उनका दमन कर दिया जाता था, उन्हें दबा दिया जाता था, उनकी आज़ादी छीन ली गई थी, जिसका लगातार विरोध करते हुए वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार अपने पर हो रहे अत्याचार और अन्याय का वो विरोध कर रहे हैं और एक लड़ाई लड़ रहे हैं। निरंतर संघर्ष करने के कारण ही अंत में भारतीयों की भांति हीरा मोती भी शोषण और गुलामी से मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये तो थे 2 बैलों की कथा के 1 से 12 तक के प्रश्नोत्तर। तो इन प्रश्नोत्तरों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे। थैंक यू।